हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का गेस्ट पेपर। यानी कि काफी सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मैं दे चुकी हूं। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, तो आपको गेस्ट पेपर 2025 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके चेकआउट करना। तो जितने भी मैंने अभी तक बनाए हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के अंदर आपको अपने एग्जाम में दिखने वाले हैं, उनके आंसर्स मैंने जो है और उसको अच्छे से समझाया है, तो वो आप देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने इंग्लिश का और कंपनी लॉ का गेस्ट पेपर बाय किया था और पढ़ा था, तो वो बच्चों के मार्क्स 90 प्लस से भी ऊपर आएंगे। 90% कह लो या 90 या 85-90 के अप्रोक्स जो है आराम से लेकर आएंगे वो, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने मुझसे बताया कि मैम वही सेम डिट्टो क्वेश्चंस थे और हमने बस आपका ये गेस्ट पेपर पढ़ा था और 1-2 घंटे पहले ही हम लोगों की तैयारी हो गई थी अच्छी खासी। तो देखो वही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। वैसे इसका मैंने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वन शॉट करवा दिया है, वीडियो ऑलरेडी करवा दी थी। अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना, कोड से सर्च कर लिया करो। अगर कोड से ना मिले तो जो आपके सब्जेक्ट का नेम है उससे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लिया करो, ठीक है। और अगर इसका गेस्ट पेपर और आप लोगों को अगर इसके नोट्स दोनों ही चाहिए, अगर आपको यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ने में दिक्कत आ रही है, नोट्स नहीं बने, कुछ नहीं पढ़ा, तो गेस्ट पेपर यानी कि इसका पीडीएफ और साथ में आपके नोट्स, इन दोनों का कॉम्बो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। लेकिन ये जो ऑफर है वो वैलिड है 20 जून तक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 जून तक ही आप इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ले लेना, बाकी उसके बाद थोड़े से प्राइसेस जो हैं वो पहले जैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आप सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो ये वीडियो मैं इसलिए पहले बना रही हूँ क्योंकि अब आपका 21 तारीख को जो पेपर होने जा रहा है वो इसी सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ ये। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मार्केटिंग का मतलब क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है। तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस। तो मार्केटिंग क्या है बेसिकली? मार्केटिंग जो है हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम काफी सारी चीजों को क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेटिंग होती है, डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर, हम अपने कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर करते हैं, एंड स्टेक होल्डर्स। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज दैट मीट्स those needs and promoting them to potential customers। तो देखो सिंपल सा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, उसके बाद हम इन लैंग्वेज पे आएंगे, ठीक है। तो मार्केटिंग होता क्या है सबसे पहले तो, और हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, इसमें हम पूरे मार्केटिंग के बारे में जानेंगे कि मार्केट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जाता है, कस्टमर को कैसे टारगेट किया जाता है। कि अगर हम सोचो कि हम सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान दें, कस्टमर की नीड पे कोई भी ध्यान ना दें, ये मैं सिर्फ अभी अपना एग्जांपल समझा रही हूँ सो दैट आपको ये चैप्टर जो ये पूरी बुक है या गेस्ट पेपर है उसमें इंटरेस्ट आए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बुक भी नहीं पढ़ी, तो उनको एटलीस्ट समझ आएगा कि इस सब्जेक्ट में है क्या एक्चुअल में। तो मैं वही समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि जब भी कोई प्रोडक्ट आता है या मार्केट में आता है या ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टेंस में है, तो कस्टमर के बारे में सोचना पड़ता है, कस्टमर को अटेंशन देनी पड़ती है। कस्टमर का बिहेवियर आजकल बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है, तो कैसे उसको टारगेट करना है, उसकी एक्चुअल नीड क्या है, वो कितना प्राइस दे सकता है, कौन सा ब्रांड उसको पसंद आएगा, क्या क्वालिटी उसको देनी चाहिए, ये सारी बातें हम इस सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं। तो मार्केटिंग बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें काफी सारी चीजें क्रिएट होती है, कम्युनिकेटिंग होती है, और हम अपने कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करते हैं एंड स्टेक होल्डर्स को। इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग, हमें ना अपने कस्टमर की नीड को, जरूरत को पहले समझना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो सबसे पहले ये सोचोगे ना कि इसका प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो वो कितने का बिक रहा है, वो उसमें क्या क्वालिटीज है। और अगर हम वही सेम चीज बना रहे हैं, अगर कोई साबुन ही है और मार्केट में ऑलरेडी इतने सारी कंपनीज के साबुन है, और अगर आज हम कोई नई कंपनी का साबुन बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक दिन में सब कुछ बिक जाएगा? नहीं, हमें कस्टमर की नीड को पकड़ना है, हमें प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, सर्विस दैट मीट्स दोज नीड्स। हमें कुछ ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आना है जिससे कि कस्टमर की नीड फुलफिल हो सके, पोटेंशियल कस्टमर प्रमोट हो सके। मैं ना एक्चुअली थोड़ा डेप्थ में करा रही हूँ आप लोगों को और अपने अपने एग्जांपल्स दे रही हूँ, सो दैट यही एग्जांपल आपकी शीट को भरेंगे। होता क्या है कि हम काफी सारी वीडियोस ऐसी देख लेते हैं जिसके अंदर आधे घंटे में तैयारी हो रही है या फिर 1 घंटे में, 2 घंटे में। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, और एग्जाम्पल तो सबसे मस्ट है। जो जो मैं समझाती हूँ ना, वही एग्जाम्पल अगर आपको वहां याद आ गया ना, तो आपके 2 क्या 4 पेज भी आप भर दोगे। सबसे पहले मैं बता रही हूँ, अगर आप चाहते हो ना कि मार्केटिंग में अच्छा
मार्क्स स्कोर करो। तो फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल नहीं भूलना, अपने मेन वर्ड को हाईलाइट करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और डेफिनेशन तो आपको पता ही है, करके जानी ही है, फीचर्स वगैरह। की कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बोलता है सम की कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स, यानी कि मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले की बात करूं तो कस्टमर ओरिएंटेशन आता है। इसमें हमें ना कस्टमर की नीड एंड प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। वैल्यू क्रिएशन की बात करूं तो हमें अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को क्रिएट करना है सो दैट कस्टमर की जरूरत पूरी हो और एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड हो, क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हो तो कस्टमर दोबारा भी आएगा, ठीक है। आप उसकी वैल्यू करोगे तो डेफिनेटली वो दोबारा आएगा आपकी शॉप तक। सेगमेंटेशन में आता है टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, एसटीबी, आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट। आपको ना कस्टमर सेगमेंट का एक स्पेसिफिक कस्टमर जो होता है ना, पर्टिकुलर जिसे बोलते हैं हम लोग, उसका सेगमेंट को पहचानना है, टारगेट करना है, ठीक है। एंड उसको उसके हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले ये मार्केटिंग पहले इतना समझो, ठीक है। अब सपोज आपने कोई दुकान खोली, अब आप ऑनलाइन दुकान खोलो चाहे ऑफलाइन खोलो, अब दोनों में बस यही कुछ अंतर है, लेकिन यहाँ पे हमें पकड़ना कस्टमर को ही है। बस फर्क यह आता है, कंपटीशन लेवल का फर्क आ जाता है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ चीज सेल कर रहे हो, थ्रू आप इंस्टाग्राम के द्वारा बेच रहे हो या फिर आप अमेजोन पे बेच रहे हो, फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो, तो आपके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। आपको उनके उनके साथ भी लड़ना है कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर की नीड को फुलफिल करोगे। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट मान लो कस्टमर को पसंद नहीं आता, तो आप अगर बोल दो कि रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न पॉलिसी नहीं है, या फिर आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, या फिर आप काफी सारी चीजें हैं और आप हमेशा गलत प्रोडक्ट ही बेच रहे हो और अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो आप अपने कस्टमर की नीड को नहीं पकड़ पा रहे हो और आप दोबारा मार्केट में नहीं टिक पाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से हमें कस्टमर के सेगमेंट्स को जानना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उनकी नीड्स को फुलफिल करना होता है, ठीक है। दुकान में भी सेम यही होता है कि अगर आपकी दुकान पर कोई सामान लेने आता है, तो अगर आप अपने कस्टमर को, अपनी कस्टमर की नीड, कई बार क्या होता है नीड फुलफिल नहीं हो पाती, हो सकता है कि उसको एक्सचेंज कराना है, हो सकता है उसको रिटर्न करना है, हो सकता है उसको कोई दूसरी चीज दिखानी पड़ जाए दुकान में से, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। कि आप अगर आप सोचोगे कोई बात नहीं, एक कस्टमर ऐसे जाता है तो जाए, लेकिन वही एक कस्टमर आपकी सोसाइटी में गुडविल को गिराता है, जिसकी वजह से 4 लोग जो आने वाले थे वो भी नहीं आ पाते, ठीक है। तो मार्केटिंग इसलिए मस्ट है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस दैट अ कंपनी यूजेस टू रीच इट टारगेट मार्केट। की एक मार्केट जो है, अगर उसको अपने टारगेट मार्केट तक पहुंचना है तो उसे 4 चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले प्रोडक्ट पे काम करे, यानी मार्केटिंग मिक्स आता है। 4 पीस पे काम करता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। यानी कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्राइस भी रीजनेबल होना चाहिए कि एक कस्टमर अफोर्ड कर सके। प्रमोशन करे, प्रमोशन पहले तो पैम्पलेट्स के द्वारा होता था, फ्लेक्सी बोर्ड्स ये सब जो लगते थे, लेकिन आजकल तो एड्स वगैरह चलाई जा रही है, इंस्टाग्राम पे, गूगल आप देखते हैं, इन सब पे एड्स चलती हैं। प्लेस भी मैटर करती है, अगर आपका ऑफलाइन है तो प्लेस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बिकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, की इकोनॉमी अगर डेवलप्ड है तो मार्केटिंग की क्या महत्व है, वहां पे इंपॉर्टेंस क्या है। मैं ना थोड़ा हिंदी में इंग्लिश में करके बोलती हूँ सो दैट कि अगर किसी बच्चे को अगर हिंदी नहीं भी आती तो वो भी समझ सकता है, और किसी को अगर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है तो वो भी समझ सकता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो। मार्केटिंग हेल्प्स टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी मार्केटिंग ना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपिंग इकोनॉमी में। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इससे, यानी कि मार्केटिंग मदद करता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बाय क्रिएटिंग। हम ना अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की डिमांड को फुलफिल करेंगे तो उससे ग्रोथ तो होगी। जॉब क्रिएशन होता है, मार्केटिंग एक्टिविटी कैन क्रिएट जॉब इन इंडस्ट्रीज। हमारी इंडस्ट्रीज में जॉब मिलनी शुरू हो जाती है लोगों को, क्योंकि देखो अगर हम मार्केटिंग करेंगे, अगर हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सेल्स करेंगे, तो लोग चाहिए होंगे, तो उन लोगों को एक तरीके से काम मिलेगा और हम उनको जॉब देंगे, पैसे देंगे और वो हमारे बदले काम करेंगे, तो उनको जॉब मिल रही है, ठीक है। किससे मिल रही है? मार्केटिंग से मिल रही है। तो ये कुछ बेनिफिट हुआ। कंपटीशन बढ़ रहा है इससे, मार्केटिंग प्रमोट्स कंपटीशन अमंग बिजनेस। के बीच में काफी कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ऑफलाइन करते हैं कोई भी काम तो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में 4-5 दुकानें आएंगी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो काफी सारे बिजनेसमैन बैठे हैं जो कि आपके प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे। लीडिंग टू इनोवेशन एंड बेटर प्रोडक्ट। पहले के जमाने जैसा नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को 20 रुपए का एमआरपी है और उसके बाद आप जो है उसको
कस्टमर को पागल बना के, या फिर आप चलो 20 रुपए का भी मैं एग्जांपल नहीं लेती, लेट सपोज कोई आप सूट बेच रहे हैं या फिर आप कुछ भी बेच रहे हैं, तो आप कस्टमर को पहले पागल बना सकते थे कि ठीक है ये प्रोडक्ट इतने का है, आज भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल अभी इनोवेशन का टाइम है, बेटर प्रोडक्ट का टाइम है, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट में इनोवेशंस नहीं लाते, नहीं नहीं, अब जैसे क्लोथिंग एक ऐसी चीज है, ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर फैशन बहुत मैटर करता है, कि अगर वो चीज ट्रेंड में है तो आपकी बहुत पीक पे सेल होती है, लेकिन अगर वो ट्रेंड में नहीं है तो वेस्टेज भी बहुत होती है कि अब उस प्रोडक्ट को कोई नहीं लेने वाला, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इससे इंप्रूव होता है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट कैन इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर कंज्यूमर्स, है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं तो बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग इन डेवलपिंग इकोनॉमी, हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर क्या बेनिफिट है मार्केटिंग के, तो सबसे पहला आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी वही इंक्रीज होती है, यानी मार्केटिंग जो है वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, डिमांड बढ़ाता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, रिसोर्स एलोकेशन भी इंप्रूव होता है, यानी कि मार्केटिंग मदद करता है रिसोर्स को एलोकेट करने में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज हो जाए, रिसोर्सेज संसाधन हमारे वेस्टेज ना हो, और कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस को पहचानो। अगर हमने कस्टमर को भगवान समझ लिया और उसकी हर बात मान ली, उसके अकॉर्डिंग चल लिए, तो सेल्स होना मस्ट है, और उसके बाद ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता हमें। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज होती है। इफेक्टिव मार्केटिंग कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखो मार्केटिंग जो होती है ना बहुत इफेक्टिव टूल है हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में। इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा प्रमोट होता है, कि अगर आप अच्छी मार्केटिंग करोगे, इन सब पे काम करोगे, और आपको एक प्रोडक्ट की अच्छी ब्रांडिंग, ये सारी चीजें जब आ जाती हैं प्रॉपर वे में, तो आपको जो है इंटरनेशनल भी आप अपना ट्रेड कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, समरी आप गो थ्रू कर सकते हो अगर शॉर्ट में लिखना है तो। उसके बाद ये फ्लो चार्ट सा बना है, आप अपने एग्जाम्स में बना के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ मार्केट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फीचर बोलो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के। तो सबसे पहले सर्वल टाइप ऑफ मार्केट होता है, सबसे पहला आता है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट नाम से क्लियर है, कंज्यूमर यानी कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है। अ मार्केट वेयर प्रोडक्ट आर सोल्ड टू इंडिविजुअल फॉर पर्सनल कंजम्पशन, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यहाँ पर सामान को खरीद रहा है मार्केट में जाके, जैसे कि कोई बहुत सारे मार्केट्स होते हैं, बुद्ध बाजार हो गया, वीर बाजार हो गया, या फिर लाजपत मार्केट हो गया, बहुत सारी मार्केट में कोई इंडिविजुअल जा रहा है, मग लेने के लिए जा रहा है, कॉफी मग लेने जा रहा है, मैट लेने जा रहा है, डोर मैट लेने जा रहा है, तो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए जा रहा है, तो कंज्यूमर मार्केट हुआ। ऑर्गेनाइजेशन मार्केट आता है, अब मार्केट वेयर प्रोडक्ट आर सोल्ड टू बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, नाम से ही क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट वो होती है, ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे प्रोडक्ट जो होते हैं, वेयर प्रोडक्ट आर सोल्ड, किसको बेचे जाते हैं, बिजनेसेस को बेचे जाते हैं, और बिजनेसेस जो होते हैं वो आगे फर्दर जो है कस्टमर को बेचते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को बेचा जाता है और इंस्टीट्यूशन को बेचा जाता है। इंडस्ट्रियल मार्केट में आता है, मार्केट वेयर प्रोडक्ट आर सोल्ड टू बिजनेस दैट यूज देम टू प्रोड्यूस अदर गुड्स और सर्विसेज, यानी कि इंडस्ट्रियल मार्केट है ये, यानी कि प्रोडक्ट आर सोल्ड टू बिजनेसेस, फिर से बिजनेसेस को बेचा जाता है, सो दैट यूज कर सके एंड प्रोड्यूस कर सके, आगे कोई सामान को प्रोड्यूस करके बेच सके। रीसेलर मार्केट नाम से ही क्लियर है, अ मार्केट वेयर प्रोडक्ट आर सोल्ड टू इंटरमीडियरीज हु रीसेल देम टू अदर्स, यानी कि वो बीच के लोग हैं जो कि सामान को लेते हैं और आगे फर्दर बेचते हैं, तो उसको रीसेलर, यानी नाम से ही समझ आ रहा होगा, रीसेल, लेके फिर बेचना। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के कुछ फीचर्स होते हैं, सबसे पहला आता है डराइव डिमांड। डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड इज डराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विस। लार्ज परचेजेस होती है इसके अंदर, यानी कि जो बायर है वो लार्ज अमाउंट में, यहाँ मात्रा में सामान को खरीदता है ऑर्गेनाइजेशनल में। ठीक है, तभी तो आगे बेचेगा ना। प्रोफेशनल परचेजिंग में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल बायर ऑफ्टन हैव प्रोफेशनल परचेजिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स बाइंग डिसीजन में आता है, बाइंग डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट आर ऑफ्टन कम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक स्टेक होल्डर नहीं होता, यहाँ पे काफी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स ऑफ्टन सीक्स टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है वो अपने सप्लायर के साथ, क्योंकि अगर अच्छी खासी बॉन्डिंग होगी सप्लायर के साथ तो डेफिनेटली सामान जो है वो बार बार खरीद सकता है, और जब कभी उसके पास पेमेंट करने को पैसे नहीं होंगे तो वो उधार पे लेके भी सामान को ला सकता है और बाद में फर्दर पेमेंट कर सकता है। देयर आर सर्वल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्केट, जिसमें B2B मार्केट आता है, अ मार्केट वेयर बिजनेस सेल, बिजनेस क्या करता है, सेल करता है, प्रोडक्ट या सर्विस देता है बिजनेस को ही, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस होता है ये। ठीक है, इसमें कंज्यूमर का कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट मार्केट नाम से ही क्लियर है कि आप मार्केट वेयर प्रोडक्ट एंड सर्विस आर सोल्ड टू गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि जो हम अपनी सर्विस या प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं ना वो गवर्नमेंट एजेंसीज को दे रहे हैं, सो दैट वो आगे बेचते हैं। इंस्टीट्यूशनल मार्केट में आता है, मार्केट वेयर प्रोडक्ट एंड सर्विस आर सोल्ड टू इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हम
किसी भी स्कूल में कोई अपना गुड्स भेज रहे हैं, हॉस्पिटल्स हो गए या फिर एनपीओ हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मकसद पैसा कमाना नहीं है, इन सबको हम अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूशन मार्केट में आता है हम लोगों का, जैसे मैं स्कूल का एग्जांपल लूं तो स्कूल के अंदर क्या होता है, कई बार क्या कहते हैं स्कूल वाले, क्या बोलते हैं कि हमारे स्कूल की ही कॉपीज आपको यूज करनी है, तो वो भी कहीं ना कहीं टाई अप होता है उनका प्रिंटिंग से, तो कॉपियां उनके नाम की प्रिंट्स होके आती हैं या फिर बुक्स प्रिंट होके आ रही हैं। तो यानी कि जो वो प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि जो सामान जो आ रहा है वो पर्टिकुलर एक जगह से आ रहा है, यानी इंस्टीट्यूशनल मार्केट कहलाएगा वो। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन मार्केट की अगर बात करूं तो हमें अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है, ठीक है, कि हमारा जो सेल करने वाले हम प्रोडक्ट वो किसको करने वाले हैं, ठीक है, बिजनेस को, गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशन को, किसको डेवलप करना है, अपनी टारगेट मार्केट स्ट्रेटजी लगानी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, ठीक है, सो दैट हमारा सामान बिके। और समरी वगैरह आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। इसमें होता पता है क्या है, देखो बाइंग बिहेवियर यानी कि कंज्यूमर का बिहेवियर, आज हम क्यों बात कर रहे हैं, बार बार हम काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कंज्यूमर को हमने भगवान क्यों बना दिया, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो कंज्यूमर के लिए हो रही है, पूरी किताब कंज्यूमर पे बनी हुई है। समझ लो कि कंज्यूमर जो है उसकी नीड कैसे पूरी होगी, उसको क्या ब्रांड चाहिए, कितने रुपए का चाहिए, कौन सी एज के बच्चे या कौन सी एज के लोग इसको खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। तो कौन कौन से वेराइटी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर का बिहेवियर कल्चर फैक्टर पे डिपेंड करता है। कल्चरल फैक्टर पे सबसे पहले कल्चर हो गया, सब कल्चर हो गया, सोशल क्लास हो गया, ये ना इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को कि ये सामान लेना चाहिए। जैसे हमारे कुछ कल्चर है, ठीक है, या कोई सोशल क्लास है, उसको फॉलो करने के लिए जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। सोशल फैक्टर में आता है रेफरेंस ग्रुप हो गया, फैमिली है, सोशल रोल्स है, ये ना कंज्यूमर के बिहेवियर को बदलती है। जैसे इंस्टाग्राम पे किसी फैमिली ने किसी को प्रोडक्ट दिखा दिया, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, आगे फॉरवर्ड कर दिया तो हमने भी मंगा लिया। तो वो सोसाइटी फैक्टर जो था ना, फैमिली और ग्रुप की वजह से हम इन्फ्लुएंस हो गए, हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है। पर्सनल फैक्टर में आता है एज। एज बहुत मैटर करती है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि 13-14 साल से लेकर के 25 नहीं 30-35 एज तक जो है सामान खरीदने की इच्छा थोड़ी ज्यादा रहती है। गैजेट्स हो गए, काफी सारी चीजें आती हैं। तो हमारे ये एज पे डिपेंड करती है। ऑक्यूपेशन में अगर हमारी इनकम अच्छी है तो हम अच्छी खासी गाड़ी वगैरह बाय करेंगे, ठीक है, और हम ब्रांड वॉच खरीदेंगे या फिर ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदेंगे। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को बदलता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं जिसमें मोटिवेशन आता है, लर्निंग है, कुछ हमने चीज लर्न करी है, कुछ नया सीखा तो उसको देख करके हमारा बिहेवियर बदल गया। ऐसे कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस आती है। सबसे पहला आता है प्रॉब्लम रिकग्निशन, यानी कि आप अपने कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है ना, जो नीड है, उसको पहचानो पहले कि उसकी एक्चुअल में जरूरत क्या है, उसको चाहिए क्या। फिर इंफॉर्मेशन सर्च करो उसके ऊपर, ठीक है, यानी पोटेंशियल सोल्यूशन देखो कि कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है कि आपको जो कंज्यूमर है वो इवैल्यूएट डिफरेंट ऑप्शन। कंज्यूमर क्या करता है, एक सामान लेता है ना तो 10 जगह सर्च करता है, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना है, तो छोटे से छोटा सामान लेने के लिए भी हम बहुत सर्च करते हैं, ठीक है। परचेज डिसीजन, ठीक है, ये भी होता है। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन में क्या आता है, सेटिस्फेक्शन मस्ट होता है। द कंज्यूमर इवैल्यूएट द सेटिस्फेक्शन विद द परचेज, कि अगर किसी कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसका फीडबैक, रिव्यूज वगैरह टाइम टू टाइम लेते रहो, सो दैट पता लगता रहेगा कि वो कितना सेटिस्फाई और वो दोबारा लेगा या नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर में आता है कस्टमर, वही सारे पॉइंट्स है, कस्टमर की नीड को पहचानो, स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो आप, टारगेट कस्टमर की नीड्स क्या है एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते रहो और लॉयल्टी के साथ, ठीक है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाओ और लॉयल रहो अपने कस्टमर के साथ। एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप अपने प्रोडक्ट नीड के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को बनाओ। मार्केट कम्युनिकेशन काफी अच्छा होना चाहिए, टारगेट कस्टमर तक पहुंच जाओगे और कस्टमर की सर्विस काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट आर द स्टेजेस इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी कि प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होता है ना वो पर्सनल यूज के लिए होता है, दूध दही ब्रेड ये सब हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या आता है कि आपके प्रोडक्ट यूज बाय बिजनेसेस, ये बिजनेस यूज करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सो दैट कुछ नया सामान या सर्विस को बना सके। ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, लेकिन जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं ना उनको जल्दी जल्दी यूज करना पड़ता है, ठीक है।
अब नॉन ड्यूरेबल में जैसे कि आप दूध दही ले सकते हो, ठीक है, इनको जल्दी जल्दी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ज्यादा जल्दी आप इनको कंज्यूम करना पड़ता है बहुत जल्दी तरीके से, नहीं तो ये खराब हो जाती है, ठीक है। और सर्विसेज में आता है इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिस प्रोडक्ट को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, ये सर्विसेज होती है। जैसे कि आप कोई भी सर्विस ले लो, जैसे सैलून की सर्विस है या फिर लॉयर की सर्विस है, ये सब। डाइवर्सिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या है कि इससे रिड्यूस होता है रिस्क, रिस्क वगैरह कम होता है, जैसे स्प्रेडिंग रिस्क अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट एंड मार्केट हो गया। अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है, कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होता है, ठीक है, मार्केट शेयर भी इंक्रीज होता है, किससे? डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस अगर होता है तो क्या क्या हम प्रोसेस से गुजरते हैं, स्टेजेस कौन सी है। सबसे पहले आइडिया जनरेट करो अपने माइंड में, यानी कि क्या नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, फिर आइडिया स्क्रीनिंग करनी होती है, यानी कि इवेलुएट करना है और सिलेक्ट करना है आइडियाज फॉर फर्दर डेवलपमेंट, की आगे डेवलपमेंट के लिए हमें कौन कौन से आइडियाज, अच्छे अच्छे आइडियाज लगाने हैं, इवेल्युएशन करना है। फिर ना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि डिटेल कॉन्सेप्ट होना चाहिए नए प्रोडक्ट के ऊपर, कि वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे बिकेगा, क्या है वो एक्चुअल में, किस तरीके की उसमें चीजें होनी चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आता है कि उसके डिजाइन एंड द टेस्टिंग द न्यू प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को ही टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, और उसकी अच्छी डिजाइनिंग करनी पड़ती है। टेस्ट मार्केटिंग में आता है कि टेस्टिंग द न्यू प्रोडक्ट इन अ स्मॉल मार्केट, छोटी छोटी मार्केट में पहले अपने न्यू प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ता है कि वो कैसा चल रहा है। लॉन्च करना आता है कि लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, यानी उसके बाद आता है लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट, कि आपने अपने न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला आता है स्टे कम्पिटिटिव, यानी कि स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। आपको कस्टमर की नीड को जो मीट चेंजिंग, जो कस्टमर की नीड जो चेंज हो रही है ना, उसको पकड़ना है, ठीक है, उसकी प्रेफरेंस को पकड़ना है। इससे क्या होगा, अगर ये सब कर लोगे ना तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और समझ रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होगा, जो मैंने अभी करेक्ट कराया आप लोगों को। तो सबसे पहला आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कुछ यहाँ पर स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसकी लाइफ की साइकिल के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन फेज में लाना होता है, यानी कि अब मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको एज अ, यहाँ पर मार्केटिंग के बारे में जब आप पढ़ते हो तो ये सोचना पड़ता है कि कस्टमर को कैसे खुश करना है। तो यहाँ पर बात आ रही है इंट्रोडक्शन की, कि आपको अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है मार्केट में, ठीक है। फिर सेल्स होती है, फिर ग्रोथ होती है। ग्रोथ में क्या है कि पॉपुलैरिटी गेन होती है। इस रैपिडली अगर हमें सेल्स बढ़ानी है तो अपना प्रोडक्ट अच्छा रखना है, प्राइस कम रखना है। मैच्योरिटी में आता है पीक सेल तक हम पहुंच जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है, फिर डिक्लाइन कर जाती है, नीचे गिरने लगती है, क्योंकि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है ना वो चेंज हो जाती है, या फिर मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। अब काफी टाइम पहले, जैसे अगर हम क्लोथ्स के बारे में बात करें, ठीक है, कपड़ों के बारे में बात करें, तो इसका फैशन जो होता है बहुत जल्दी से चेंज होता है, ठीक है। तो पहले की मैं बात करूं तो पहले अगर सूट्स की बात करूं तो शरारा सूट बहुत ज्यादा चल रहा था। मैं एक लेट सपोज एग्जांपल ही ले रही हूँ समझाने के लिए। तो शरारा सूट जो था वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया, उससे क्या हुआ, सेल्स बहुत ज्यादा हुई, बहुत सारे दुकानदारों ने बहुत पैसा कमाया उससे। स्टिल अब उसके बाद क्या हुआ, उसकी पॉपुलैरिटी जो थी वो बहुत ज्यादा थी, उसने सेल्स भी बहुत ज्यादा करी। उसके बाद क्या हुआ, उसका फैशन धीरे धीरे कम हुआ और सेल्स कम हुई, सेल्स कम हुई तो ग्रोथ भी कम हो गई। ग्रोथ कम होने की वजह से कंज्यूमर का जो टेस्ट था वो तो चेंज होना ही था, मार्केट कंडीशन बोल लो वट जो भी बोल लो, तो एक टाइम पे वो डिक्लाइन कर गया। तो ऐसे ही बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा, यही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताती है कि पहले तो हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर सेल होती है, फिर बहुत पीक पे चले जाते हैं, सेल बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, फिर सेल जो है वो डिक्रीज करती है, उसकी ग्रोथ गिर जाती है और फिर बिल्कुल ही डिक्लाइन कर जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। तो ब्रांडिंग जो होती है ना, उसके फायदे क्या हैं, तो ब्रांडिंग प्रोवाइड सर्वल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आपके प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। ब्रांडिंग हेल्प टू डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। अगर आपका प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग है वो अच्छी होगी, आप अच्छी ब्रांडिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट को लेके, तो आपका सामान बिकेगा, ठीक है, आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलोगे। कस्टमर के लिए लेके अगर आप लॉयल रहोगे, ट्रस्ट वर्दीनेस आपके अंदर रहेगी, इससे वैल्यू बढ़ेगी आपकी प्रोडक्ट की, ठीक है, दोबारा भी वो आएगा कस्टमर और चार को भी और रेकमेंड करेगा कि आप भी खरीदो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो होता है ना वो बन के रेडी हो जाता है आपका मार्केट में। इसकी कुछ बुराई है क्या ब्रांडिंग की? जी हाँ, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आती है, एक्सपेंसिव पड़ता है, ये महंगा पड़ता है। ब्रांड
डिसिल्यूशन होता है, यानी ओवर एक्सपेंशन और पुअर ब्रांड मैनेजमेंट भी डाइल्यूट करता है हमारे ब्रांड को। ब्रांड की इमेज बहुत मैटर करती है। कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव ब्रांड जो होती है ना, हमारी सेल को, रेपुटेशन को गिरा देता है। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ, अब कोई भी प्रोडक्ट ले लो, अगर हमारे ब्रांड की इमेज एक बार खराब हो गई ना, तो सेल्स ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, मैगी है, जैसे आप पीछे बोल रहे थे कि मैगी के अंदर कीड़े आ रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो हम उसके बारे में, जैसे मैकडोनल्ड्स है, कई बार क्या होता है, मैकडोनल्ड्स के बर्गर में कोई वीडियो बना देता है कि इसके अंदर कीड़ा निकला, वटेवर कुछ भी निकला, तो हम ना कुछ दिन के लिए ना अवॉइड करते हैं उस चीज को, और उस चीज से फिर कहीं ना कहीं सेल्स पे कुछ दिन तक फर्क पड़ने लग जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस है, तो यानी ब्रांड को रिक्वायर ऑनगोइंग मेंटेनेंस जो होती है वो बनाए रखनी होती है। ठीक है, तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। ब्रांडिंग के कुछ इंपॉर्टेंस है, जी हाँ, बिल्ड ट्रस्ट करना, इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है कस्टमर के साथ। इंक्रीज रिकॉग्नाइजेशन होता है, जिसमें अवेयरनेस फैलानी होती है अपने प्रोडक्ट को लेके, प्राइसिंग को लेके सपोर्ट करना होता है, प्रीमियम प्राइसिंग सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन द रोल, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, बट फैक्टर डू इफेक्ट द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइकिल। ठीक है, और ये ना पीएलसी का ना एक डायग्राम है जो मैंने वन शॉट में आप लोगों को कराया है। ठीक है, नहीं तो मैं ना टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, इस पीएलसी का डायग्राम जरूर बना के आना। ठीक है, तो मैं ना टेलीग्राम पे डाल दूंगी इसका डायग्राम, नहीं तो मैंने जब इसको पढ़ाया था ना वन शॉट, वहां पे मैंने डायग्राम कॉपी पे बना रखा है, तो आप वन शॉट देखोगे ना तो वहां भी आपको मिल जाएगा इसका डायग्राम, तो आप जरूर बना के आना वहां पे। एक्सप्लेन रोल, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग के कुछ रोल्स क्या हैं। तो सबसे पहला, प्राइसिंग ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि प्राइस जो होता है, हम कोई भी सामान लेते हैं, कोई भी सर्विस लेते हैं, सबसे पहले प्राइस सोचते हैं कि वो हमारे बजट में है या नहीं, या वो जो सामान है उसका इतना प्राइस होना चाहिए नहीं। तो इससे क्या होता है, ये ना डायरेक्टली हमारे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट डालता है प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया ना 4 फैक्टर, तो उसमें प्राइसिंग भी आया था। तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? इससे रेवेन्यू इफेक्ट होती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि अगर आप मान लो प्राइस ज्यादा रखोगे तो सेल नहीं होने वाली, आप इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। अगर आपका प्राइस जो है वो सही होगा तो उससे आपकी सेल ज्यादा होगी, प्रॉफिट होगा। कस्टमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ये, क्योंकि अगर प्राइस सही होगा तो किसी कस्टमर का ज्यादा मन नहीं भी होगा उस प्रोडक्ट को लेने को, फिर भी वो ले लेगा, क्योंकि उसको लगेगा हाँ प्राइस तो ठीक ही है, ज्यादा तो नहीं है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है इसमें, कि अगर आप अपने कस्टमर से 2-4 रुपए, 10-20 रुपए सस्ता रख रहे हो तो आपके पास ही कस्टमर आएगा। वैल्यू परसेप्शन होता है, यानी प्राइसिंग इफेक्ट करता है हमारे कस्टमर के परसीव द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्राइसिंग के कुछ उद्देश्य हैं, सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, सर्वाइवल, आप अपने बिजनेस में लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो गया, वैसे तो मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा गला भी खराब है, तो आप उसको थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि मैं काफी सारे वीडियो शूट करके ना मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया है, तो प्लीज उस चीज को थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, जिन बच्चों को भी ये चाहिए होगा पीडीएफ जो चाहिए, तो आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब से यहीं से पढ़ के नोट्स बना सकते हो, लेकिन अगर इसका पीडीएफ चाहिए, एक्चुअली हमें भी अपनी टीम को आगे जो है वो पेमेंट करनी होती है, तो हमें भी उस चीज को आगे चलाने के लिए, कंटिन्यूशन के लिए हम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे पाते पीडीएफ्स को। ठीक है, बट जितना हमसे हो पाता है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने गेस्ट पेपर को पार्ट 1 डिस्कस किया था मैंने, और जिनको भी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर आप लोगों के सामने ही है, 8178359562 पर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मुझे कमेंट करके बोलते हैं या मैसेज करके बोलते हैं, मैम हमें तो गेस्ट पेपर 10 रुपए में मिल रहा है, 20 रुपए में मिल रहा है। अरे हो सकता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा हो, बट आप अपने कंटेंट पे देखो, आप सस्ती चीजों के पीछे बिल्कुल मत भागो, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्री के कंटेंट के पीछे या 10 रुपए 20 रुपए सस्ती चीज के पीछे भागते हैं, और उसके बाद क्या होता है, दोबारा से री का पेपर देते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलती हूँ, ठीक है, अगर आपको पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना, तो आपके लिए ही ये बनाया जा रहा है, ताकि अगर आप खर्च नहीं कर सकते हो, जिन बच्चों के पास बिल्कुल पैसे नहीं है और वो खर्च नहीं करना चाहते, तो वो यहाँ से अपने नोट्स बनाओ अपने हाथ से, और सारी की सारी जितनी भी वन शॉट है वो पढ़ो। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि यहाँ फोन से पढ़ाई नहीं हो रही, तो पीडीएफ खरीद लो, 99 रुपीज का कॉम्बो चल रहा है, जिसमें आपको नोट्स प्लस गेस्ट पेपर दिया जा रहा है। इससे बढ़िया ऑफर कहीं नहीं मिलेगा, पूरी बुक का वन शॉट है उसके अंदर। ठीक है, सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सोचेंगे मैम इतने सारे क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करेंगे हम, इतने सारे क्वेश्चन?
इतने सारे क्वेश्चन में दिक्कत होगी। तो देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 15 क्वेश्चन का मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी बताऊंगी जो कि आप स्किप कर दोगे, ठीक है। जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है ना, वो शॉर्ट नोट छोड़ देना, यानी 7th वाला क्वेश्चन छोड़ देना, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ये वीडियो क्वेश्चन डिस्कस करती रहूंगी, साथ साथ वो बताती रहूंगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना, 5-7 क्वेश्चन सिर्फ आप वो कर लेना जो सिर्फ पास होना चाहते हो। जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो ये सारे पढ़ लेना, ठीक है, सारे समझ लेना और काम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि इस तरीके का गेस्ट पेपर रेडी करवाया है जो बिल्कुल कलरफुल हो, जो कि आपको पढ़ने में भी अंदर से इच्छा करे, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। और जब भी मैं आपको समझाती हूँ ना, तो मैं मेरा तरीका जो होता है बहुत अलग होता है समझाने का, ठीक है। हो सकता है कई बच्चों को अच्छा लगे, कई बच्चों को ना भी लगे, वैसे तो मोस्टली बच्चों को अच्छा लगता है, कमेंट भी। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। तो डेफिनेशन बताती है, इट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है दैट अ कंज्यूमर गोज थ्रू बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर परचेजिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। यानी जो हमारा कंज्यूमर होता है ना, और मैं ना आप लोगों को ऐसे एग्जांपल से समझाती हूँ सो दैट आपको चीजें ना लगे कि भाई किताबी चीजें नहीं है, एक्चुअल में हम चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज्यादा डिफर है, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा लगे, कुछ को ना लगे, लेकिन काफी बच्चों को तो अच्छा लगता है। लेकिन जिन बच्चों को 1-2% बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैम आप ज्यादा भाषण देते हो, तो मैं उन लोगों को बोल देती हूँ कि भाई अगर भाषण लग रहा है तो आप वीडियो को मत देखो, जिसका भाषण नहीं लगता आप उसको देखो, ठीक है। बट स्टिल मैं बिल्कुल क्लियर कट बात बोलती हूँ, ठीक है। तो आपको बस मैं ऐसे ही समझाती हूँ, जैसे हम लोगों का मार्केटिंग सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो मार्केटिंग में क्या है, तो मार्केटिंग जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो एज आपको ये समझाऊंगी कि अगर कल को आपको बिजनेस करना पड़े, ठीक है, तो आपको अपने प्रोडक्ट जो है, कोई नया प्रोडक्ट है, कोई सर्विस पे आप डील करोगे, तो आपको कौन कौन सी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे रिलेट करके आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, तो आपको आपको बिजी मतलब ऐसा ना लगे कि हाँ बहुत ज्यादा टफ है सब्जेक्ट, ठीक है। तो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप होता है, कंज्यूमर गोज थ्रू बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर परचेजिंग अ प्रोडक्ट। कि कंज्यूमर जो होता है ना, जब उसने सामान नहीं खरीदा होता, फिर उसने जब खरीद लिया होता है, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो काफी अलग होता है। जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग होता है, नाम से क्लियर है, कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर जो सामान को कंज्यूम करता है, तो उसकी जो डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो किस प्रकार से होती है, ठीक है। स्टेप्स आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे बताया भी गया है कि मेकिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप कंज्यूमर गो थ्रू व्हेन मेकिंग परचेजिंग डिसीजन। इट्स टिपिकली इन्वॉल्व 5 स्टेजेस इसमें आते हैं। सबसे पहले स्टेज आती है नीड रिकॉग्निशन, ठीक है, नीड रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले प्रॉब्लम पकड़नी होती है, ठीक है, व्हाट हैपन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, माय शूज आर worn आउट, आई नीड न्यू वन, ठीक है। तो हम अगर हमारे घर में कोई भी चीज जो होती है वो खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है, वट कुछ भी हो जाता है, तो हमें उस चीज की नीड जाग जाती है, जरूरत जाग जाती है। तो सबसे पहली स्टेज वही होती है, नीड होना। दूसरा आता है इंफॉर्मेशन सर्च। अगर आपको कुछ लेना है तो आजकल तो सोशल मीडिया है ही है, ऑनलाइन आप सर्च करते हो, अपने फ्रेंड से पूछते हो, एड्स वगैरह देखते हो, तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि भाई अगर आपको कोई भी जूते लेने हैं, चप्पल लेनी है, ड्रेस लेनी है, कुछ भी लेना है, फोन लेना है, तो आप उसके ऊपर काफी रिसर्च करते हो। थर्ड प्रोसेस आता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को कंपेयर करते हो। लेट सपोज यहाँ पे ना इन्होंने शूज का एग्जांपल लिया है, तो जैसे नाइकी है, एडिडास है, प्यूमा है, ये सब जो ब्रांड्स हैं उनमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि किसका क्या कलर अच्छा है, क्या ऑफर चल रहा है, ये सब देखते हैं। फोर्थ आता है आपका परचेज डिसीजन। फिर आप सोचते हो कि हाँ दिस वन इज परफेक्ट, और इस प्रकार से आप जो बेस्ट ऑप्शन होता है आपके अकॉर्डिंग आप उसको फिर बाय करते हो। नेक्स्ट आता है, आपने अभी सिर्फ डिसीजन लिया है, यहाँ पे परचेज डिसीजन लिया है कि आप ये वाले ब्रांड का शूज लेने वाले हो या ये प्रोडक्ट का सामान लोगे। फिर आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, जैसे कि रिफ्लेक्ट करता है आपके सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, यानी ये पोस्ट है, प्री नहीं है। आपने जब सामान खरीद ही लिया, डिसीजन ले लिया, तो आपने सामान खरीद लिया, उसके बाद एक्चुअल में पता चलता है कि आप उस प्रोडक्ट से सहमत है या असहमत है, मतलब सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं हुए। मतलब अगर आपको कंफर्ट है, उसमें क्वालिटी अच्छी है, या फिर आपको रिग्रेट हो रहा है कि नहीं यार डिसीजन मेरा सही नहीं था, तो ये पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है। सामान लेने के बाद या सर्विस लेने के बाद ही एक्चुअल में पता चलता है कि आप सेटिस्फाई हुए या नहीं। तो ये जो यहाँ पे मार्केटिंग है, इसके अंदर मैंने आपको पहले भी जब इसका फर्स्ट वाला पार्ट जब कराया था ना, तो यही समझाया था कि
यहाँ पर ना पढ़ हम मार्केटिंग रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग में कंज्यूमर को भगवान बना रखा है। कंज्यूमर के बारे में ही बार बार पढ़ना है, उसकी नीड क्या है, क्या वो सोचता है, कैसे उसको अट्रैक्ट करना है, क्योंकि इन्हीं सब वजह से ही एक सेलर कमा पाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या होता है, जो मार्केटर होता है उसको मदद मिलती है बायर के बिहेवियर को समझने में। अलाउ ब्रांड टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज पे वो ब्रांड के बारे में जान पाता है। एनहांस करता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को, लॉयल्टी को। ठीक है, वही सारे पॉइंट्स है बार बार। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के फीचर सबसे पहले नीड बेस होता है कि आपको नीड होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो, फिर आप कंपेयर करते हो, उसके बाद आप चीजों को सोचते हो, प्राइस क्वालिटी चेक करते हो, फिर टाइम कंज्यूमिंग देखते हो, फिर ये सारे पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस बाय मैन्युफैक्चरर। अब बहुत सारे जो बायर्स होते हैं यानी कि कंज्यूमर होते हैं, वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर के साथ ना इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कल्चर, ये भी मैंने समझाया था आपको। पोस्ट परचेज इन्वॉल्वमेंट मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो दोबारा लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, डायनेमिक इन नेचर होता है। अब कुछ बात करते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के करेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कुछ फीचर्स के बारे में। ठीक है, फीचर्स अगर पढ़ लोगे ना तो मेरिट और डीमेरिट आएगा, तो भी आप बना के लिख पाओगे। मैं ना थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन जब करती हूँ ना, इस प्रकार से पढ़ाती हूँ, क्वेश्चन अगर घुमा के आए ना तो भी आप कर पाओ। क्योंकि अभी देखो माइक्रो का पेपर आया था, थोड़ा सा घुमा हुआ था, बच्चे घबरा गए, मैम ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया ही नहीं, मैम गैस पेपर से आया ही नहीं। लेकिन मैं जल्द ही उसके ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब वो तो पेपर हो चुका, पर मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगी। लेकिन अभी बहुत सारी वीडियो पेंडिंग है जिनके पेपर होने बाकी हैं, गेस्ट पेपर डिस्कशन करना है, इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। वरना मैं एक एक गेस्ट पेपर के क्वेश्चन को उठा करके आपके क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल रिलेट करके समझाना चाहती थी, पर टाइम अभी नहीं है। ठीक है, तो करूंगी उसके ऊपर भी चर्चा में, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन टॉपिक वही होते हैं। कंज्यूमर ओरिएंटेड है। ठीक है, कंज्यूमर मेक डिसीजन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और फुलफिल अ नीड, यानी कि हमारा सबसे पहले गोल क्या है कि अपने कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और ये कौन सोच रहा है, यहाँ पे जो मार्केटिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, यानी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। यानी कि यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव एंड इमोशनल, यानी कि जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है या हमारी जो इमोशन है, वो भी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आता है कि हम उस प्रोडक्ट को लेके कितना सोचते हैं, कितने इमोशनल हैं, कितना हमने उसके ऊपर थिंकिंग लगा रखी है। ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, और हमारे कुछ बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं जो कि हमारे किसको इफेक्ट करते हैं, कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग को। यानी कंज्यूमर ये सामान ले लेगा, यानी कि रील्स आ रही है, फ्रेंड्स को शेयर कर दी, फैमिली में देखा, कोई मीडिया देखा, सोशल स्टेटस देखा, तो उसकी वजह से भी हम लोग अपना डिसीजन जो है ले लेते हैं कि हाँ भाई अब हमें ये सामान लेना चाहिए। ठीक है, हमारा डिसीजन है। ये सारे पॉइंट्स है। सेकंड क्वेश्चन आता है मार्केट सेगमेंटेशन। मैं ज्यादातर ना यहाँ पर जो टॉपिक लिए हैं, क्योंकि अभी आप ये मत सोचो मैं अगर यहाँ पे ये बोल दूं कि अब आप क्या करो, आपके क्वेश्चन में डिट्टो सेम क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। मैं किसी भी बच्चे को धोखे में नहीं रखती, कभी भी नहीं रखती। मैं ना तो किसी के चैनल की कॉपी करती हूँ, और मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफी सारे जो चैनल खोल रहे हैं अलग अलग नाम से, तो वो क्या करते हैं, हमारा कंटेंट चुरा चुरा के डाल रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि हम बहुत स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, बट स्टिल ठीक है, जो कर रहे हैं करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। तो क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन उठाते हैं और आंसर उठाते हैं और वही उठा के वही समझाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा तरीका बहुत डिफर है। ठीक है, समझाने का। ठीक है, ये कोई तारीफ नहीं है, बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि अब मैं आपको कोई भी धोखे में नहीं रखती। क्यों नहीं रखती, मान लो अब ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, अब मान लो कि अब आप ग्रेजुएशन में हो, तो आप ये बात बिल्कुल नहीं मान सकते, किसी कीमत में नहीं मान सकते। कोई भी आपको बोल दे कि डिट्टो सेम 5 क्वेश्चन हम देते हैं और 5 के 5 सेम डिट्टो छपे हुए आएंगे, तो बात यही होगी कि या तो पेपर लीक हुआ हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ मामला अलग ही है, यानी कि आपको व्यूज लेने के लिए आपको पागल बनाया जा रहा है। वो काम हम नहीं कर सकते, हम हमारे हित में है ही नहीं वो। मैं अब जो टॉपिक लेकर आती हूँ और साथ साथ ये भी बताती हूँ कि टॉपिक यही होगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा के भी आएगा, तो भी बार बार हर क्वेश्चन के साथ बोलती हूँ कि फीचर पढ़ो, फीचर पढ़ो, वन शॉट देखो, ताकि क्वेश्चन यूनिवर्सिटी घुमा के पूछे तो भी आप कर पाओ। क्योंकि अभी रिसेंटली यही हुआ माइक्रो के पेपर में। ठीक है, जैसे मैंने अभी समझाया, माइक्रो के पेपर में भी सेम यही हुआ। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम गेस्ट पेपर से क्वेश्चन नहीं आए थे, बहुत कम क्वेश्चन आए थे। फिर वही पॉइंट आ जाता है कि आपने टॉपिक पकड़ा, नहीं पकड़ा, आपने फीचर्स पढ़े, नहीं पढ़े, जो मैं बार बार बोलती हूँ। ठीक है, तो वही सारे पॉइंट्स हैं। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझा दूं। जैसे मान लो कि वहां पे क्या हुआ, अब यहां से मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन बन के आ गया टारगेट ओरिएंटेड।
ठीक है। टारगेट ओरिएंटेड इज द फीचर ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन। अब आप सोचोगे कि मैम आपके गेस्ट पेपर में तो ये क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि यही वाला क्वेश्चन है जिसको घुमा के आपसे पूछा गया और मैंने बस इसके फीचर की एक लाइन बना दी एज अ क्वेश्चन और बच्चे को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि आपका लेवल ग्रेजुएशन लेवल है, स्कूल लेवल नहीं है, फर्स्ट सेकंड क्लास का नहीं है कि 5 डिट्टो सेम क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक बोल रही हूं मैं, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन पे आ जाते हैं, चलो बहुत चर्चा हो गई इसके ऊपर। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन जो होता है बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आता है dividing a broad consumer or business market into smaller subgroups of consumer based on share characteristics such as need, behavior, demographics, ये सब आता है। तो इसमें बात करते हैं market segmentation is the process of dividing a broad consumer or business market into subgroup or consumer known as segment based, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि मार्केट सेगमेंटेशन, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये हमें एक्चुअल में ये समझाना चाहता है कि जो भी आपके ब्रॉड कंज्यूमर हैं या आपकी जो बिजनेस मार्केट है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, यानी कि बिजनेस मार्केट को स्मॉलर ग्रुप, सब ग्रुप में बांटा जाता है, उनकी नीड के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से और उनके डेमोग्राफिक के हिसाब से बांटा जाता है। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं और अच्छे से आएगा। फीचर्स क्या है? सबसे पहला कस्टमर को फोकस करो, यानी कि डिजाइन टू बेटर अंडरस्टैंड एंड सेटिस्फाई डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर। अब आप सोचो कि आप एज अ बिजनेस कर रहे हो और आपने एक दुकान खोल ली। अब आपने दुकान खोली है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने सारे कस्टमर को खुश कर दोगे? नहीं कर पाओगे। सारे कस्टमर का बिहेवियर जो होता है वो क्या सेम होता है? सोच एक जैसी होती है? नहीं होती। तो आपको अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिजाइन करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि कस्टमर भी बहुत तरह तरह के होते हैं। होमोजीनियस विद इन हेट्रोजीनियस बिटवीन ईच सेगमेंट इज सिमिलर इंटरनली बट डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिसमें हमारी जो सेगमेंटेशन होती है वो इंटरनली जो होती है सिमिलर होती है, लेकिन लिखा है ईच सेगमेंट इज सिमिलर इंटरनली बट डिफरेंट फ्रॉम अदर, लेकिन बाकियों से वो अलग होती है। टारगेट ओरिएंटेड में आता है कि आप अपने मार्केट सेगमेंटेशन को अलग अलग बंटवारा कर रहे हो। तो टारगेट ओरिएंटेड में आता है कि हेल्प कंपनीज फोकस ऑन स्पेसिफिक मार्केट इफेक्टिवली, यानी कि कंपनीज को इससे मदद मिलती है कि आपको किस प्रोडक्ट पे टारगेट करना है, कौन सी मार्केट पे टारगेट करना है। डाटा कहां से आएगा? अब आप सोचो कि ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है, ग्लोबली आप काम कर रहे हो, तो बिना डेटा के, रिसर्च के, स्टैट्स के आप काम नहीं कर सकते। प्रॉफिट एनहांस करना है तो लीड्स टू बेटर मार्केटिंग, आरओआई एंड सेल्स, यानी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर चाहिए, बेटर सेल चाहिए, तो भाई काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट सेगमेंटेशन के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला मेजरेबल। अब एक्चुअल में समझ आएगा मतलब क्या है इसका। तो मेजरेबल में आता है कि आपको साइज, परचेजिंग पावर, प्रोफाइल ऑफ सेगमेंट कैन बी मेजर। आपको अपना यहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन में चीजें मेजर करनी पड़ती हैं। परचेजिंग पावर देखना पड़ता है, कस्टमर इस प्रोडक्ट के लिए कितना दे सकता है, कितना खर्च कर सकता है, ठीक है। एक्शनेबल, कंपनी मस्ट बी एबल टू डेवलप स्ट्रैटेजी टू सर्व दिस सेगमेंट, ठीक है। स्टेबल में आता है कि कंसिस्टेंसी इन प्लानिंग, हमें अपनी प्रॉपर प्लानिंग रखनी है, कस्टमर के ऊपर पूरी निगाह बना के रखनी है। ये नहीं आपने 4 दिन प्लानिंग करी और 5वें दिन आपकी सेल आई, उसके बाद आपने प्लानिंग बंद कर दी। नहीं, आजकल कंपटीशन बहुत है, कंज्यूमर का बिहेवियर सेकंडों में चेंज हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब एक डब्बा आया, यानी एक बॉक्स आया मार्केट सेगमेंटेशन का, जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी ना अभी, तो आपको शायद जिन बच्चों को डाउट आ रहा होगा तो वो ये बॉक्स पढ़ के अभी डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर कराऊंगी मैं, ठीक है। तो सबसे पहला था डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आता है आपकी एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन। जितने भी लोग होते हैं ना, हर किसी की एज अलग है, जेंडर अलग है, इनकम अलग है, एजुकेशन अलग है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? टीनेजर्स है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपने ना यहाँ पे मार्केट को ना अलग अलग सेगमेंट में बांटा। पहले सेगमेंट यानी कि यहाँ पे बांटा गया 4 स्टेजेस में, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, ठीक है, बिहेवियरल एंड साइकोग्राफिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो देखते हैं कि हमें ये किस एज वालों के लिए बनाना है, जेंडर क्या है, टीनेजर्स के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है, या फिर अर्बन के एरिया के लिए है, रूरल के लिए है, या फिर ठंडे जो रिलीजन्स है वहां के लिए है, कहाँ के लिए है, लग्जरी सीकर्स है, फिटनेस लवर है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, फ्रीक्वेंट बायर है या डिस्काउंट सीकर है, बार बार डिस्काउंट मांगता है, या फिर वो बार बार सामान खरीदता है या कभी कभी खरीदता है। ये सारी चीजें चेक करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग
हम लोग अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग सामान को बेच पाते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन की कुछ इंपॉर्टेंस है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके ऊपर अगर हम स्टडी करते हैं तो इससे हमें कस्टमर की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। हम एक्चुअल में कस्टमर को समझ पाते हैं, उसकी नीड क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है। इफेक्टिव टारगेटिंग, हम अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को फोकस कर पाते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट होता है तो ग्रोथ होती है, सेल्स भी बढ़ती है। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी इंप्रूव होता है। ठीक है, हमें पता लगता रहता है कि अब ये प्रोडक्ट में इनोवेशन करनी चाहिए, अब इसको और आगे चलाना चाहिए, अब ऑफर निकालना चाहिए। आप सोचो, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिनका प्राइस अभी ज्यादा था, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर इतने हो गए हैं कि वो सस्ते में बेच रहे हैं, तो दूसरे पुराने वाले को भी अपने से कम करना पड़ रहा है, ऑफर निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन ही इतना है। आज वो अगर कस्टमर के बिहेवियर को नहीं पकड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। मार्केटिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्केट सेगमेंटेशन के कुछ फायदे नुकसान है जो समझ लेते हैं हम, दो दो भी बहुत है, अगर आप समझ लेते हो तो बना के लिख सकते हो। सबसे पहला फायदा है, वही सारे पॉइंट्स है, फीचर को आप एडवांटेजेस में लिख सकते हो। ठीक है, उसी से बनेंगे। फोकस मार्केटिंग है, हायर प्रॉफिट्स है, बेटर सेल्स है, बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी समझा दिए तो आप लिख सकते हो। बुराइयां हैं, सबसे पहले कॉस्टली पड़ती है मार्केटिंग, इजी नहीं है। अगर आप किसी से मार्केटिंग कराते हो, रिसर्च करवाते हो, तो आपको एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं। ठीक है, उनको सैलरीज देनी पड़ती है, वेजेस देनी पड़ती है, एफर्ट लगवाना पड़ता है, पैसा खर्चा होता है, डेटा कलेक्ट कराना पड़ता है, ये सब बहुत कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, मार्केटिंग साइज काफी लिमिटेड होता है इसके अंदर, कंज्यूमर बिहेवियर बार बार चेंज हो रहा है, उसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा है, बार बार अच्छे अच्छे हमें एम्प्लॉयज को पकड़ना पड़ता है, सो दैट वो उनकी नीड्स को जाने, सर्वे करे, स्टैट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो निकालें, वो सारे पॉइंट्स आते हैं। आई होप आपको क्लियर है, मैंने काफी अच्छी डिटेल में कराया। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। नाम से ही क्लियर, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन यानी प्रोडक्ट जो सामान है उसका बंटवारा, क्लासिफिकेशन होने वाला है, यानी कि सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, यूजेज, ड्यूरेबिलिटी की जो कंज्यूमर है ना, वो अपना उसका बाइंग बिहेवियर कैसा है, वो कितने टाइम बाद वो उस प्रोडक्ट को यूज करता है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है उसकी, मतलब वो सामान जल्दी खराब हो जाता है या लंबे समय तक चलता है, ये भी डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई बेडशीट है, ठीक है, अगर वो, हम एक एग्जांपल लिया है मैंने कि कोई पर्सन अगर ले लेता है तो वो जल्दी से खरीदता नहीं है, क्योंकि वो लंबे समय तक चलती है। अब सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, कड़ी पत्ता है, ये सारी चीजें ये लिमिटेड पीरियड के लिए चलती हैं। ठीक है, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो ये भी देखना पड़ता है। इट्स हेल्प मार्केटर डेवलप बेटर स्ट्रेटेजी लगानी होती है, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, सो दैट अच्छा जो है बेटर रिजल्ट आ सके। तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेस पे डिपेंड करता है कि वो जो पर्सनल यूज है या फिर प्रोडक्शन यूज है, यानी कि वो अपने सामान को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो सामान खरीद रहे हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। बाइंग बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है क्या, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो होती है लिंक होती है प्राइस के साथ, प्रमोशन के साथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होता है वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले साबुन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, स्नैक्स हो गए, ये सब ना कन्वीनियंस प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक है, जो कि फ्रिक्वेंटली खरीदे जाते हैं और कम एफर्ट लगता है। शॉपिंग प्रोडक्ट में आपको पता है कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, ये सब आता है। इसके अंदर टाइमिंग और प्लानिंग थोड़ी सी चाहिए होती है, प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड पे भी डिपेंड करता है, कंपेरिजन करना पड़ता है। स्पेशलिटी अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो उसके अंदर जैसे रोलेक्स वॉच है, स्पोर्ट्स कार है, डिजाइनर बैग है, ये सब गुची, ये सब वगैरह वगैरह, तो वो प्रोडक्ट है, ब्रांड है, लग्जरी आइटम ब्रांड को दिखाता है। अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स में आता है जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो गए, कहीं आग लग जाए तो उसके ऊपर आपने इंश्योरेंस ले लिया, ये सब आता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या आता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जैसे कॉटन, टिम्बर, आयरन, ये सब आता है जो बेसिक नेचुरल होते हैं, जो कि आपके बेसिक नेचुरल होता है। कैपिटल गुड्स मतलब जो महंगे हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले हैं, उनकी ड्यूरेबल आइटम जो होते हैं, यूज्ड इन प्रोडक्शन, जैसे मशीन, बिल्डिंग टूल्स, ये सब आता है। ऑपरेटिंग सप्लाईज में लुब्रिकेंट्स हो गए, क्लीनिंग मटेरियल्स हो गया, पेपर, ये सब हो गया जो कि आप कंज्यूम करते हो डेली ऑपरेशन, डेली लाइफ में। कंपोनेंट्स, पार्ट्स में आता है कार के इंजन, कंप्यूटर चिप्स, ये सब आपके कंप्यूटर पार्ट्स में आता है। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में मदद मिलती है, कस्टमर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं अच्छे तरीके से, प्रोडक्ट पोजिशनिंग असिस्ट कर पाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से डिफर है, लग्जरी है या डेली यूज का है, कैसा है ये। सेल भी बढ़ती है क्योंकि आपको एक्चुअल में पता लग पाता है, जो भी ये मार्केटिंग कर रहा है ना उसको एक्चुअल में पता लग पाता है इन सबकी स्टडी से कि कंज्यूमर कितने पीरियड बाद ये सामान खरीदेगा और उसको क्या क्या फायदे देने हैं, किस प्रोडक्ट ब्रांड में वो खर्च करेगा, ये सब पे वो मार्केटिंग करता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, तो पैकेजिंग किसी भी प्रोडक्ट को पैक करना पैकेजिंग है, यानी कि उसको जो है प्रोटेक्ट करना। जैसे ऑनलाइन के अंदर क्या होता है,
अब आप सोचोगे कि मैम पैकेजिंग इतना बड़ा प्रोडक्ट पे कैसे हो जाती है, तो देखो दुकान पे जाते हो तो थैला वाला झोले में डाल के दे देते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर सामान मंगाते हैं तो उसको प्रोटेक्शन के लिए, कोई कांच का सामान है तो उसको डब्बे में डाल के दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। प्रोडक्ट हैंडल, डिलीवर, प्रेजेंट गुड, ये सब चीजें आती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स फॉर स्टोरेज, सेल्स, यूज। ठीक है, उसको पहले स्टोर भी करना पड़ता है गोडाउन में, और फिर जो है उसको आगे बेचेंगे हम लोग। ठीक है, तो पैकेजिंग के कुछ फीचर्स हैं। डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो, स्पॉइलेज ना हो, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन इंग्रेडिएंट्स की लिखी गई है, यूजेज, एक्सपायरी डेट, सब कुछ मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जो काफी सारे कंज्यूमर होते हैं वो ये सब तो पढ़ते ही हैं। इको फ्रेंडली ऑप्शन होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होती है। डिफरेंट लेवल्स क्या है, सबसे पहले कस्टमर को इंपॉर्टेंस क्या है पैकेजिंग की, तो ये अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है तो आप खुद सोचो ना, अगर मैगी का पैकेट अभी और अच्छे खासे दूसरे कलर में आ जाए, उसके ऊपर कुछ बाय वन ऑफर आ जाए, बाय वन गेट वन का, या उसका कलर बहुत इंप्रेसिव आ जाए, तो आप अट्रैक्ट होगे उसके ऊपर। तो इससे क्या होता है कि अगर पैकेजिंग अच्छी है तो कंज्यूमर भी अट्रैक्ट होता है, प्रोडक्ट प्रोटेक्ट भी रहता है, ईज ऑफ हैंडलिंग होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में जाए तो उसको कुछ नुकसान ना हो, साइलेंट सेलमैन एक्ट होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन क्लियर कट लिखी हुई होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी। ठीक है, इतनी बात समझ आई आप लोगों को। मेरिट्स क्या है पैकेजिंग के, तो अट्रैक्ट कस्टमर, वही सारे पॉइंट्स आप बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी हो गया, सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी हो गया, और इसकी कुछ पैकेजिंग की बुराई है कि हाँ, इससे ना कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। अब आपको मैं डेयरी मिल्क का एग्जांपल देती हूँ। पहले डेयरी मिल्क जो आती थी, मतलब अगर मैं बात करूँ 50 रुपए वाली की बात करूँ या 40 रुपए वाली जो भी आती थी, या फिर मैं चलो 20 रुपए वाली चॉकलेट की डेयरी मिल्क की बात कर लेती हूँ, तो बहुत टाइम पहले क्या होता था, उसकी डबल लेयर होती थी, एक तो बाहर से पैकिंग होती थी और एक अंदर से गोल्डन कलर की पैकिंग होती थी। लेकिन अब वो गोल्डन वाली जो अंदर वाली पैकिंग है ना, सेकेंडरी वाली, वो हटा दी है, क्योंकि उनको अपनी कॉस्ट बचानी है। ठीक है, तो क्योंकि पैकेजिंग पे भी काफी खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो वो जो थोड़ी महंगी वाली सिल्क वाली है उसमें अंदर डबल पैकिंग है, लेकिन जो 10-20 रुपए वाली है उसके जो अंदर वाली सेकेंडरी वाली पैकिंग है वो हटा दी गई है। और ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी पैकिंग कॉस्ट हटा करके, सेकेंडरी वाली को हटा करके ही वो लोग काफी कमा पा रहे हैं, यानी कि उनकी कॉस्ट जो आ रही थी वो कम हो गई है। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ती है पैकेजिंग से। ठीक है, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स होते हैं, ठीक है, पोल्यूशन, वेस्ट, ये सब बनता है, मिसलीडिंग होता है, ओवरऑल पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट जो होते हैं अट्रैक्ट पैकेजिंग में, ओवरसेल प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट हो गया, कंज्यूमर मैनिपुलेट हो जाता है। ठीक है, वेस्टेज होता है, बल्कि और हार्ड टू ओपन होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं, नॉट यूजर फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वैसे तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक करा दिया, बट मेन इसके टॉपिक पे आते हैं कि किस प्रकार से है। अगर इसका यहाँ पर आप लोगों को, हाँ मेरे को बस यही चाहिए था, मेरे को इसका फ्लो चार्ट ही दिखाना था, फ्लो चार्ट से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ना, देखो यहाँ पे कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है, इकोसिस्टम है, की कंज्यूमर है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये डेटा चलता है, कंपनी, फिर कंज्यूमर, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो इस तरीके से इसका चलता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की, डायरेक्ट चैनल की, जिसमें जीरो लेवल, प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर तक जब सामान पहुंचता है तो उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट चैनल, जिसमें कोई बीच में लोग नहीं आते। जैसे फार्मर जो है ना, वो अपनी वेजिटेबल बेचता है कस्टमर को डायरेक्टली। ठीक है, तो ये चीजें सही भी रहती है क्योंकि मीडिएटर नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा। फिर आता है इनडायरेक्ट चैनल, जिसमें बीच के इंटरमीडियरीज आ जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर के पास जाएगा, फिर वो रिटेलर के पास जाएगा, फिर वो कंज्यूमर के पास जाएगा। तो इनमें क्या होता है कि धीरे धीरे खर्चा बढ़ता रहता है और सामान महंगा हो जाता है। फिर आता है, नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, फिर प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये चेन चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से ये काफी सारी चेन्स है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ब्रिज गैप आ जाता है, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो गैप है ना वो आ जाता है। ठीक है, जब चैनल बढ़ता है ना तो बीच में बहुत सारे बिचौलिया जो जिसे बोलते हैं ना वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से सामान महंगा हो जाता है, क्योंकि बीच वाले लोग भी कमाएंगे। इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका फीचर है। टाइम एंड एफर्ट जो होते हैं ना हमारे, वो बच जाते हैं सेलर और बायर के, अगर डायरेक्ट होता है तो। ठीक है, मार्केट रीच इनहांस होती है। ठीक है, ये सब आता है। इंपॉर्टेंस की बात करूं तो वो आप बना के लिख सकते हो, टाइम बचता है, फीडबैक प्रोवाइड होता है, मार्केटिंग एफिशिएंसी बढ़ती है, ये सब आते हैं। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने समझा ही दिया आपको। तो सबसे पहले वही सारी बात आती है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या है। सबसे पहले क्या, मूवमेंट होती है इसके अंदर, गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो उसके बाद आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, उस सामान को हमें स्टोर करके रखना होता है सेफली, यानी जब भी हम अपने गोडाउन में सामान रखेंगे फिर वो बिकेगा तब भेजेंगे। फिर एक्सचेंज के लिए भी हमें करना पड़ता है कि अगर कोई सामान वापस आ रहा है तो उसको एक्सचेंज करना। फाइनेंसिंग में आता है, फाइनेंशियल बर्डन भी आते हैं प्रोड्यूसर पे, जो कि वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, रिस्क बेयरिंग हो गया,
ठीक है, वो भी सब आता है, उसमें भी प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है। आई होप आपको क्लियर है, इसमें काफी लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको छोटा छोटा करके भी लिख सकते हो। ज्यादा अगर आपको पॉइंट्स लगते हैं तो आप बीच में से काट देना, ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरीके से प्रिपेयर कराया है ताकि अगर आपको ज्यादा मैटर लिखना पड़े तो आप लिख पाओ, ठीक है। बाकी आपको अगर ज्यादा नहीं लिखना तो आप बीच में से अगर 6-7 पॉइंट है तो आप 2-3 पढ़ लेना, याद कर लेना, आप उतना ही लिख देना, ठीक है, अगर आपको सिर्फ पास होना है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन मिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले नाम से ही क्लियर है, प्रमोशन मिक्स, ठीक है, यानी हम किसी भी चीज का यहाँ क्या करने वाले हैं, प्रमोशन करने वाले हैं। प्रमोशन करेंगे तो ये हमारा सामान बिकेगा, यानी बिजनेस के अंदर ये एक टेक्निक है जो हमें लगानी पड़ती है। बिना इसके हम लोग अपना सामान नहीं बेच सकते। जैसे कि एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। आजकल हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, तो टीवी एड सोशल मीडिया पे ज्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे क्या होता है, जनता जो है जल्दी अट्रैक्ट होती है। पर्सनल सेलिंग में आता है डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सेल पर्सन का कस्टमर के साथ, ठीक है, जैसे वो गली गली में इंश्योरेंस के लिए पहले आया करते थे, या फिर आप अभी कहीं भी जाते हो तो वो आपको इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं। सेल्स प्रमोशन हो गया। सेल्स प्रमोशंस में क्या आता है कि वो ना अपनी सेल को बूस्ट करना चाहते हैं, तो बाय वन गेट वन हो गया, डिस्काउंट दे दिए, कूपन दे दिए, तो ये सेल एक तरीके से बढ़ाने का तरीका है। पब्लिक रिलेशंस होते हैं, प्रेस रिलीज करना, कैंपेन्स चलाना, ये सब आता है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या आता है, जैसे व्हाट्सएप मैसेज कैटलॉग वगैरह बना के हम भेज देते हैं आगे, ये प्रोडक्ट है इतने रुपए का है, इस प्रकार से है। जैसे कि मान लो कोई व्हाइट बोर्ड का या फिर डिजिटल बोर्ड्स की किसी ने अभी अपनी कंपनी खोली है, वो अपनी कैटलॉग बना बना के डेटा ले लेके व्हाट्सएप पे भेज रहा है, तो वो क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, ठीक है, जो कि मेल्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कैटलॉग के द्वारा ये सब हो रहा है। प्रमोशन मिक्स के यहाँ पर फीचर्स है, ठीक है, बोलते बोलते थोड़ा हो जाता है इग्नोर। प्रमोशन मिक्स के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले हम अपनी टारगेट ऑडियंस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रांडिंग के ऊपर, ठीक है, ये ना शॉर्ट नोट वाला है। तो ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूनिक नेम होना चाहिए, डिजाइन बढ़िया होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होनी चाहिए, सो दैट आपका कॉम्पिटिटर से आप आगे निकल पाओगे। तो टाइप क्या है, सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे पहले हुआ करता था, टीवी एड आती थी साबुन की, प्रिंटेड या कोई भी चीज है उसकी टीवी पे एड देना, ठीक है, पोस्टर, बैनर, न्यूज़पेपर, रेडियो, इन सब पे ट्रेडिशनल था जो पहले से चला आ रहा है। डिजिटल क्या है, जो आजकल वेबसाइट, सोशल मीडिया पे आप एड्स देखते हो, इंस्टाग्राम एड, गूगल सर्च एड, कि आप अपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई क्रीम वगैरह लॉन्च करी है या बनाई है बिल्कुल ऑर्गेनिक वाली, तो आपने इंस्टाग्राम पे ऐड चला दी, तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। इनबाउंड मार्केटिंग में आता है हेल्पफुल ब्लॉग पोस्ट लीडिंग यूजर टू प्रोडक्ट पेज। अब ब्लॉग, काफी सारे लोग क्या करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, जो गूगल पे आप लोग जा जाके देखते हो, उसके ऊपर पूरा एक पैरा लिखा होता है, वो ब्लॉगिंग है। वो इनबाउंड मार्केटिंग है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हो, जैसे ब्लॉग्स, एसईओ, वीडियोस, ये सब आता है। इससे कस्टमर जो है ना, अट्रैक्ट कस्टमर थ्रू कंटेंट, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी बताया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सब है। इन्फ्लुएंसर प्रमोशन ऑन ब्रांड रील, ये सब आ गया। कंटेंट मार्केटिंग में आपको पता है हाउ टू वीडियो, प्रोडक्ट रिव्यूज, ब्लॉग पोस्ट, ये सब आते हैं इसके अंदर। एफिलिएट मार्केटिंग आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या आता है, पार्टनर प्रमोट प्रोडक्ट, यानी कि मान लो कोई भी माइक बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, अब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो उनको बोलते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन करो, हम आपको 10% देंगे, 20% देंगे। तो काफी सारे आपने देखा होगा, कुछ काफी सारे प्रोडक्ट की जो प्रमोशंस होते हैं, एक ही प्रोडक्ट की चीज काफी लोग जो है उसका प्रमोशन करते हैं, तो उनको कमीशन मिलती है, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग है, उनको अपना पैसा मिलता है। ईमेल मार्केटिंग में आता है अमेजोन सेल अलर्ट्स हो गए, वेलकम ईमेल्स हो गए, ये सब आता है। क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, सेल्स की जो कॉल्स आती है वो टेली मार्केटिंग में आता है। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद आता है रूरल। रूरल मार्केटिंग क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले रूरल मतलब गांव की मार्केटिंग किस प्रकार होती है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करोगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अपने प्रोडक्ट को बेचोगे कहाँ पे, गांव वगैरह में, ठीक है। अब गांव के अंदर क्या आता था, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, मोबाइल की टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब है। पहले क्या हुआ करता था, पहले होता था कि भाई ऐसे कोई मार्केटिंग नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, लेकिन अभी का जो लेवल है वो काफी थोड़ा चेंज हो गया है। मॉडर्नाइजेशन थोड़ी थोड़ी आ रही है, वहां पे भी सक्सेसफुल रूरल मार्केटिंग रिक्वायर करता है सिंपल लैंग्वेज का हो, ट्रस्ट बिल्डिंग हो, लोकल इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, इनोवेटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे मोबाइल वैन्स हो गई, रूरल फेयर हो गए, डोर टू डोर सेलिंग, वो सामान बेचना, ये सब आता है। वो इतने एडवांस लेवल पे नहीं होते गाँव में, बट ठीक है। ई टेलिंग में क्या होता है, ई टेलिंग एक तरीके का शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग आता है, ठीक है, जैसे में बाइंग एंड सेलिंग होता है गुड्स एंड सर्विस का इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। आपको कोई भी सामान चाहिए, आप किसका सहारा लेते हो, इंटरनेट का, तो वो ई टेलिंग ही है, जिसमें OLX है, ठीक है, आपको कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, तो आपको हर एक एप्लीकेशन पता है, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी भी डिले, मतलब इसमें काफी सारे कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा यही है, टाइम टू टाइम डिलीवरी तो हो जाती है, ठीक है, और लेकिन धोखाधड़ी भी बहुत होती है, ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, फिजिकल ट्रायल में कमी देखने को मिलती है। तो
काफी फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, पोजिशनिंग में आता है। पोजिशनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज एंड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की जो पहचान होती है उसको बोलते हैं पोजिशनिंग। वाई शुड अ कस्टमर चूज दिस प्रोडक्ट ओवर अदर, कि आपका प्रोडक्ट ही वो क्यों ले, दूसरे का क्यों ना ले, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, उसकी ब्रांड वैल्यू है, वो सस्ता है, इको फ्रेंडली है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बना के लिख सकते हो अपने एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला रट्टा मार लो तो इजी तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट को अगर मैं समझाऊं आपको तो वो होता है एक फाइनेंशियल टूल है, एक हथियार है, यूज टू डिटरमाइन द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू जो होती है ना वो बराबर होती है टोटल कॉस्ट के। देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने जितनी आपकी कॉस्ट आई, मतलब जितना आपने खर्च किया उतना ही आपने कमाया, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी कि आपको कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर ये ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एनालाइज क्यों किया जाता है, सो दैट आपको पता चल सके कि अगर आपने कोई सामान बनाया 10 रुपए का और आपने 10 का 10 में बेच दिया तो आपको ना फायदा ना नुकसान, तो ये भी तो सही सिचुएशन नहीं है ना। ब्रेक इवन पॉइंट में बोलूं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये फॉर्मूला है, लिख कर आ जाना। ठीक है, बाकी आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन में आता है आप अपने सामान को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब आपने यहाँ पे फैक्ट्री खोल ली है, कुकर बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है और वो बन के सिर्फ यहीं पड़ा हुआ है तो कोई फायदा नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ना, उस प्रोडक्ट को आगे पहुंचाना है कंज्यूमर तक, राइट प्लेस पे सही टाइम पे पहुंचाना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखोगे कि आपकी टारगेट मार्केट कैसी है, आप अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बांटोगे कैसे। ठीक है, यानी कि आपको अपने एरिया में ही सप्लाई करनी है या फिर अनदर स्टेट्स में करनी है, दूसरी कंट्री में करनी है, कैसे करनी है वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं, आप इसके अंदर बना के लिख सकते हो। सेलिंग थ्योरी क्या होती है। सेलिंग थ्योरी रेफर्स टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, ये पहले की चली थ्योरी है मार्केटिंग की, वेयर द मेन फोकस, इसमें मेन फोकस होता है आपके इसमें लिखा है मेन फोकस इज ऑन पुशिंग द प्रोडक्ट टुवर्ड्स द कस्टमर रेदर देन आइडेंटिफाई एंड फुलफिलिंग कस्टमर नीड। यानी कि यहाँ पर हमें ये समझाया गया है कि it is mostly applicable in situation where the product is not a necessity or when the company needs to clear stock quickly. However, the selling theory ignore customer satisfaction, loyalty and long-term relationship building, which can be drawback in the today customer focused market. It differ from the marketing concept which focus on identifying and fulfilling customer need to generate demand. सेलिंग थ्योरी है, इसमें सिर्फ बेचने का काम है, इसमें हमें कस्टमर की नीड वीड पे कुछ डिपेंड नहीं करता, हम उनके ऊपर एफर्ट नहीं लगाएंगे, हमें सिर्फ बेचना है। कई बार क्या होता है, कई बार यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने सामान को सिर्फ बेचने पे ध्यान देते हैं कि जल्दी जल्दी बेचो बेचो, सेल लगाओ सेल लगाओ, ये सारा काम यहाँ पर हो रहा है। सेलिंग थ्योरी यही बोलती है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, पहले की चली आ रही है कि आपको बस कस्टमर को पुश करना है कि सामान खरीदे, रेदर देन कि उसकी आपको नीड पहचाननी है या उसके बारे में जानना है, वो सब कुछ नहीं करना, आपको बस सेल पे सेल करनी है, अपना सामान को बेचना है। ठीक है, चाहे आप उसको 10 रुपए की चीज 8 रुपए में बेचो, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को भी इग्नोर करना है आपको। यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन ध्यान से समझो, ये जो अभी तक पॉइंट समझा रही थी वो कस्टमर के अच्छाई मतलब अच्छाई के मतलब उसके बारे में भगवान रूप की तरह हम समझ रहे थे कि कस्टमर के बारे में सोचो, उनकी नीड को फुलफिल करो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है सेलिंग थ्योरी में, यहाँ बस सामान को बेचना है। ठीक है, और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर हम लोग कस्टमर फोकस करते ही नहीं है, हमें कस्टमर के बारे में नहीं सोचना, हमें बस डिमांड को जनरेट करना है फटाफट से और सामान को बेचना है। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लो कि यहाँ पर हम लोग कोई भी सामान बनाना है 10 रुपए का। ठीक है, अब उसको कोई कस्टमर 11 में ले, 12 में ले, 15 में, जैसा कस्टमर मिलेगा वैसा बेच दो उसको, वो सेटिस्फाई हो ना हो बस बेचो। सेलिंग हमारा कॉन्सेप्ट भी सेलिंग थ्योरी है। इतनी बात समझ आई। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में होता है द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर कंपनी दैट्स इफेक्ट द कंपनी एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर इफेक्टिवली। यानी कि जो मार्केटिंग का वातावरण है वो किस प्रकार से है। एक तो वातावरण होता है बाहरी, एक होता है अंदर वाले फोर्सेस। ठीक है, ये जब दोनों मिलते हैं ना तब हमारा क्या बनता है, मार्केटिंग का वातावरण बनता है। एक बाहरी वातावरण है और एक अंदरूनी है। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब अंदर वाला, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला। अब कुछ चीजें यहाँ कंट्रोल हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, सबसे पहले मार्केटिंग वातावरण के बारे में यानी कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ लेती हूँ, सॉरी पढ़ा देती हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, थ्रेट्स क्या है,
उसमें मदद करता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट, वातावरण के बारे में पता लगाता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, बेटर कस्टमर सपोर्ट यानी कि बेटर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट होता है, हमारी जो मार्केट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं जल्दी से जल्दी तेजी से उसको ये इनकरेज करता है, ठीक है, कंपटीटिव एडवांटेज को भी इनहांस करता है। अगर हम यहाँ पे वातावरण के बारे में, मार्केटिंग के वातावरण के भारी वातावरण के अंदरूनी वाले वातावरण के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे, तो उससे हमें पता लगेगा कि सामान जो है वो कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, शेयर होल्डर है, कंपटीटर है, सप्लायर है, कस्टमर है, मीडिया है, एम्प्लॉई है, सब लोग है। ये फ्लो चार्ट प्लीज बनाकर आना, जो गोला सा बना ना ये जरूर बनाकर आना, काफी इंप्रेसिव लगेगा। तो ये ना कुछ बाहर वाले लोग हैं और कुछ अंदर वाले हैं और ये सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो यानी कि जो सप्लायर है, ठीक है, तो वो भी मेन है, कस्टमर भी हमारे लिए जरूरी है, मीडिया भी जरूरी है, एम्प्लॉइज भी जरूरी है, सारे ही जरूरी हैं, तब जाके वातावरण तैयार होता है। अब मैं बोलूं कि एक कंपनी का कोई बिजनेस का जो मालिक है वो खुद ही सारा सामान बना ले, खुद ही कंज्यूम कर ले, खुद ही प्रॉफिट कमा ले, किसी का सहारा ना ले, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि उसको सबकी मदद लेनी पड़ती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट के कुछ फीचर्स हैं, जी हाँ, डायनेमिक नेचर होता है, यानी कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। आजकल हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, आज फैशन में कुछ और है, कल ट्रेंड में कुछ और होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो कॉम्प्रहेंसिव स्कोप है। इंटरनल की बात करूं तो उसमें आता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एलिमेंट्स। इंटर रिलेटेड कंपोनेंट में आता है टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, पॉलिसीज, ये सब आता है। कस्टमर ओरिएंटेड में आता है कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। मॉनिटरिंग रिक्वायर होती है इसके अंदर, हमें अपने वातावरण को टाइमली स्कैन करना पड़ता है। स्कैन कैसे, कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे क्या बढ़िया बेच रहा है, ठीक है, वो 10 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है, या वो और क्या ऑफर दे रहा है जो हम नहीं दे रहे और हम और क्या दे सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहती है, ठीक है, अगर आज आप अपने सामान को ऑनलाइन बेच रहे हो तो आप ग्लोबल तरीके से अपनी मार्केट को चला रहे हो। आई होप आपको क्लियर है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप ये ऊपर वाले भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के कुछ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। मेरिट डिमेरिट एक बार समझ लेते हैं। तो फायदा क्या है इसका, फायदा यही है कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई होती है, हमें पता लगता है, थ्रेड्स के बारे में पता लगता है, इनोवेशन अडेप्शन प्रमोट होती है, कस्टमर इनसाइट फोकस पे हम एनहांस होता है कि हमें पता है कि कस्टमर पे कैसे फोकस करना है। नुकसान क्या है, इसमें क्या होता है कि हमें कंटिन्यूसली कस्टमर के बारे में जानना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, हाई कॉस्ट आती है, कभी कभी एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं ना उस पे हम पकड़ नहीं बना पाते, जैसे कोरोना आ गया था, ठीक है, कोविड आ गया था, तो क्या हम कुछ कर पाए, जितनों ने बिजनेस चलाए, या कितने रेस्टोरेंट बंद हो गए, कितने शोरूम बंद हो गए, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर था, इसमें हम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, जो हमारे बस में नहीं थे, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल होता है ये, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर आप बना के लिख सकते हो, जैसे प्रोडक्ट के बारे में मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कोई भी फोन का एग्जांपल ले सकते हो, कम्युनिकेशन प्लस कनेक्शन है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होता है, रियल शेप का होता है, जिसकी डिजाइन, ब्रांड, फीचर, पैकेजिंग सब कुछ होता है, जैसे आईफोन का डिजाइन, कैमरा, लोगो सब आपको पता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इसमें आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। आप प्रोडक्ट में कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेना, उसी को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, अगर आपको ज्यादा नहीं लिखना, जैसे सोप हो गया तो ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट में आता है, वैसे मैंने ऊपर आपको समझा दिया था, सेम वही वाला चार्ट है ये, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसको। बाकी आप प्रोडक्ट पे लिख सकते हो कि कुछ प्रोडक्ट ना टेंजिबल होते हैं और कुछ इंटेंजिबल होते हैं, जो सेम लाइन है वो स्किप कर रही हूँ मैं, और टेंजिबल है और इंटेंजिबल है। टेंजिबल जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, फोन वगैरह, और सर्विस वगैरह आप छू नहीं सकते, ठीक है, जैसे बैंकिंग, टीचिंग सिर्फ फील कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट आपकी नीड्स पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं आपको, कुछ किसी की जो लाइफ होती है काफी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला पीएलसी मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, बस मुझे ना इसका डायग्राम समझाना था, ठीक है, तो वो एक बार आपको मैं समझा देती हूँ, ठीक है। ये आपकी स्टेजेस हैं, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये वाला है आपका स्टेजेस है, और मैंने काफी अच्छे से समझाया था। पहले इंट्रोडक्शन फेस आता है, फिर आपकी ग्रोथ होती है, फिर आपकी मेच्योरिटी, ठीक है, फिर सैचुरेशन होता है, फिर डिक्लाइन होता है, फिर रिवाइवल होता है। यानी कि पहले आपका प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करते हो, फिर आप ग्रोथ स्टेज पे आ जाते हो, फिर मेच्योरिटी पे आ जाते हो। यानी कि आपका प्रोडक्ट, मैंने कुछ ऐसा समझाया था कि आपका जो प्रोडक्ट है पहले क्या होता है, पहले आप इंट्रोड्यूस करते हो, फिर आपकी सेल काफी ज्यादा ऊपर जाती है, फिर धीरे धीरे करके डिक्लाइन पे आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं मार्केटिंग मिक्स के ऊपर। तो मार्केटिंग जो मिक्स है
ये बस पीडीएफ खत्म ही होने वाला है, मैं आपको समझा रही हूँ। मार्केटिंग मिक्स क्या है, तो डेफिनेशन क्या है, मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ कंट्रोलेबल टूल्स दैट आर बिजनेस यूज टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग डिसीजन एंड प्रमोट इट प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द मार्केट। नाम क्या है, मार्केटिंग मिक्स। ये भी वैसे मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ आप लोगों को। 4 पीस होते हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, यानी कि एक ऐसा हथियार है, ऐसा कंट्रोलेबल टूल है, कंट्रोलेबल है जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट को भी कर सकते हो, प्राइस को भी कर सकते हो, प्लेस को भी, प्रमोशन को भी। आपके हाथ में है, किसके हाथ में, जो भी ये मार्केटिंग करेगा। ठीक है, तो ये सब है, डायग्राम है, डिस्क्रिप्शन से आपको ये, आप बस इतना बॉक्स पढ़ लो। अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना ना, तो बस आप ये बॉक्स पढ़ लो, इसको अच्छे से रट लेना और इसको बना के लिख देना। मैं आपको इजी से इजी तरीका बता रही हूँ क्योंकि टाइम कम है ना आपके पास। तो डिस्क्रिप्शन में आता है, व्हाट द कंपनी ऑफर टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को पूरा करना, मोबाइल फोन, शैम्पू, ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब। प्राइस में जैसे कि बाय वन गेट वन है, ईएमआई ऑप्शंस आजकल मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो हम जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्लेस डिपेंड करता है, ऑनलाइन स्टोर है या रिटेल शॉप है या कैसा है। प्रमोशन तो आजकल आपको पता ही है कैसे हो रहा है, एड के द्वारा, सेल के द्वारा, प्रमोशन, सोशल मीडिया, ये सब आप बना बना के लिख कर बढ़िया से आना। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी राइट ऑडियंस को टारगेट कर लेता है। अगर हमें आज कोई किसी चीज की एड चलानी है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि इस एज के इस एरिया में चलनी चाहिए। मतलब अगर पूरे इंडिया में चलानी है तो पूरे इंडिया में चला सकते हो, 4 किलोमीटर के दायरे में चलानी है तो उसमें प्रमोशन कर सकते हो। ये सब कुछ फैसिलिटी आज आपको मिल रही है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करूं तो मार्केटिंग मिक्स का फायदा क्या है, ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को काफी इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाते हो कस्टमर की नीड को। ठीक है, वैल्यू को पकड़ पाते हो, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो आपको पता लग रहा है कि कंज्यूमर जो है वो कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, कितने रुपए पे खरीद रहा है। अगर प्रमोशन हो रहा है तो सेल हो रही है नहीं हो रही, अगर हो रही है तो आप और ऐड चलाओगे। ठीक है, और खर्चा करोगे, तो इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव होता है, क्योंकि अगर आप बार बार कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, बार बार वो आपके पास ही आएगा। और बुराई क्या है इसकी, आपकी मार्केटिंग मिक्स की, नीड फ्रीक्वेंट चेंजेस जो हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और ये आगे रहेगा, क्योंकि कस्टमर की नीड चेंज हो रही है। ठीक है, डिफिकल्ट टू बैलेंस है ये। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस है, कुछ कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम तो इसके अंदर लगता है। एक्सटर्नल मार्केट इन्फ्लुएंस भी इग्नोर होते हैं इसमें। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट वाले पे बात कर लेते हैं। 4 पीस तो हमने एक बार 4 पीस तो आपको मैंने बता दी थे। बाकी के जो आपके 7 पीस होते हैं ना, जो एक्सटेंडेड आया है, वो आप एक बार समझ लो। ठीक है, ये आपके पेपर में आ सकता है, तो मैं ये स्किप नहीं करूंगी। 4 वाले तो मैंने आपको पिछली में भी समझाए थे, तो 4 आपको समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर 3 की और बात करूं तो टोटल 7, अगर 7 पीस पूछे जाते हैं तो 3 और हैं उसमें। पीपल है, प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंस है। ठीक है, तो पीपल की बात करूं तो उसमें एम्प्लॉय आता है, स्टाफ, कस्टमर सर्विस, जैसे कि एग्जांपल होटल का स्टाफ है, बैंक टेलर्स हो गया, ये सब आता है। प्रोसेस में आता है वे द सर्विस डिलीवर, कि आप अपनी सर्विस कैसे डिलीवर करोगे, ऑनलाइन बुकिंग है या डिलीवरी टाइम है। ये एक्चुअली अब एक्सटेंड हो गया है क्योंकि अभी ऑनलाइन का काफी बोलबाला है, इसलिए। फिजिकल एविडेंस के लिए बात करूं तो जैसे बिल इन यूनिफॉर्म्स हो गया, बिल हो गया, वेबसाइट लुक हो गया, ये सब ना फिजिकल एविडेंस में आता है। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है आपकी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है। आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, कि उस आपके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, डिजाइन किया जाता है, एक लंबे टाइम की स्ट्रैटेजी बनाने को ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। गोल ओरिएंटेड है, आपका गोल क्या है, कस्टमर सेंट्रिक क्या है, आप अपने कस्टमर की नीड को पकड़ो, रिसर्च करो उसके ऊपर, ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, मार्केटिंग क्या है। मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन आप बना के आराम से लिख पाओगे। इसमें क्या होता है, आप मान लो कि आप कोई एक एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, किसी भी बिस्किट्स का मैं ले लेती हूँ। ठीक है, बिस्किट जैसे कि रागी बिस्किट्स हो गए, ठीक है, या और कोई भी डाइट वाले बिस्किट जो आजकल काफी चर्चा में है। तो वो जो प्रोडक्ट है या जो भी वो सामान है, ठीक है, तो राइट ऑडियंस क्या है उसकी, ठीक है, इस पर चर्चा होती है। ठीक है, यानी कि आपको अपने कस्टमर की नीड को पकड़ा, ठीक है, आपने रिसर्च करा, ठीक है, उसके ऊपर कि कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने में खरीद लेंगे, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के कुछ फायदे हैं। हाँ, राइट ऑडियंस आप पकड़ पाते हो, क्योंकि आपने सर्वे किया, आपने पता किया, सेल्स भी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपने राइट ऑडियंस को लेके काम किया, आपने अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाई, बेटर रिसोर्स एलोकेशन किया, आपने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी हासिल कर लिया, क्योंकि आप काफी मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा एज कंपेयर टू अनदर कॉम्पिटिटर। ये सब आता है, बाकी आप फीचर वालों को इसको इसमें बना के लिख सकते हो।
रूरल मार्केटिंग में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम मार्केट टारगेटिंग, ठीक है, तो बस ये खत्म ही होने वाला है। तो मार्केट टारगेटिंग जो होता है वो क्या है, मार्केटिंग टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। आपके जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, ठीक है, आप उनको स्पेसिफिक यानी कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर कॉल एज अ टारगेट मार्केट। नाम से ही समझ आ रहा होगा, मार्केटिंग टारगेटिंग, आप मार्केटिंग कर ही इसलिए रहे हो ताकि आप उनको टारगेट कर पाओ, यानी कि आपको सिलेक्ट क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल देती हूँ। की पॉइंट से समझो। डन आफ्टर सेगमेंटेशन, फर्स्ट डिवाइड द मार्केट इनटू ग्रुप। आपको अपने मार्केट को ग्रुप में बंटवारा करना है, वन और मोर टारगेट, ठीक है, सबसे पहला काम। दूसरा, आपको अपने रिसोर्सेज पे फोकस करना है, यानी कि हेल्प इन फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड रीचेबल ऑडियंस। आपकी ऑडियंस क्या है, किससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, बेटर प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है, आप अपने मैसेज को, मार्केटिंग मैसेज को कैसे डिलीवर करेंगे, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इससे क्या होता है, आपकी जो मार्केटिंग के जो एफर्ट्स है ना वो काफी इफेक्टिव हो जाते हैं, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा मिलता है। अगर आपने 2 रुपए लगाए हैं तो 2 से 5 रुपए बनते हैं, ठीक है। पर्सनलाइज कैंपेन्स वगैरह क्रिएट करो, जैसे कैंपेन्स चला देते हैं हम लोग, ठीक है, उससे काफी बेटर हेल्प होती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करूं तो वो आता है आपके मार्केटिंग टारगेटिंग के टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है अनडिफरेंटेड मास मार्केटिंग, भी से हम बोलते हैं, जैसे कि शुगर, बेसिक सोप, ठीक है, ये सब जो है ना सेम प्रोडक्ट होते हैं, मैसेज दिया जाता है सबको, तो ये मास मार्केटिंग में आता है। सेगमेंटेड मार्केटिंग में क्या आता है, जैसे मारुति सुजुकी ऑफर कर रही है बजट टू लग्जरी कार्स, ठीक है, इससे क्या है, मार्केट कवरेज बढ़ती है, कस्टमाइज प्रोडक्ट है ये, तो ये आपका क्या है, मल्टीपल मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना विद डिफरेंट ऑफरिंग्स, है ना। नेक्स्ट आता है निच मार्केटिंग। निच मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे रोलेक्स, ठीक है, आपको पता है हर किसी की तमन्ना है रोलेक्स वॉच पहनने की, क्योंकि वो एक लग्जरी वॉच है, ठीक है। फॉर एलाइट सेगमेंट, यानी कि आइडियल्स फॉर स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप, ठीक है। फोकस ऑन वन स्पेसिफिक सेगमेंट, आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेगमेंट पे फोकस कर रहे हो, वो उसमें वो आता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो मार्केटिंग, जिसे हम लोकल और इंडिविजुअल मार्केटिंग भी बोलते हैं, जिसमें कस्टमाइज टी शर्ट्स आते हैं, गूगल एड आती है बेस्ड ऑन योर लोकेशन, आपकी लोकेशन के हिसाब से ही एड चलाएगा वो भी एक मार्केटिंग है। आप प्रचार कर रहे हो अपना, कैसे कर रहे हो, आपने टी शर्ट छपवा ली अपने बिजनेस के नाम पे, उससे ऐड हो गई, या फिर आपने अपनी लोकेशन के हिसाब से गूगल एड चलवा दी, जो काफी कॉस्टली पड़ती है लेकिन बेनिफिट देती है, ठीक है। मार्केटिंग टारगेटिंग के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला कस्टमर, वही पॉइंट्स है, कस्टमर सेंट्रिक है, आपको अपने कस्टमर की नीड को पकड़ना है, मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है ये, सिलेक्टिव अप्रोच होती है, साइज, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी भी उससे निर्भर करती है। आई होप आपको क्लियर है। बैटरी भी थोड़ी सी लो है, लेकिन जल्दी जल्दी मुझे खत्म कराना है फटाफट से, फोन स्विच ऑफ हो गया तो यही रह जाएगा, सब काम खराब हो जाएगा। क्या करें, बस जल्दी से जल्दी वीडियो बनानी है। व्हाट इज प्राइस डिटर्मिनेशन, तो प्राइस डिटर्मिनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। नाम से क्लियर है, प्राइस डिटर्मिनेशन, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कैसे डिसाइड करते हो। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी, जो आपके फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कंपटीशन कितना है, मार्केट कंडीशन कैसी है, या फिर वो प्रोडक्ट के सामान कितने मार्केट में आ रहे हैं। अगर 10 रुपए का आ रहा है उसका एमआरपी, तो 10 रुपए का ही बिकेगा। आपका अपना प्रोडक्ट है तो आप कितने मर्जी का बेचो। की फैक्टर्स क्या है, सीओपी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कच्चा माल लगता है, लेबर भी लगती है, ओवरहेड भी लगता है। कस्टमर डिमांड, हाई डिमांड जो होती है, हायर प्राइसिंग, जिसका डिमांड ज्यादा उसका प्राइस ज्यादा, ये बात तो आपको पता ही है। कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कंपटीशन से भी प्राइस ज्यादा होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्राइस कंट्रोल है, जीएसटी, टैक्सेस, ये सब भी लगता है, तो वो भी जुड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको बना करके लिख सकते हो। प्राइस डिटर्मिनेशन के कुछ फीचर्स हैं, जी हाँ, मार्केट फोर्सेस पे बेस्ड होता है ये, डिमांड सप्लाई, कभी कभी प्राइस आपको पता ही है डिमांड एंड सप्लाई के उस इंटरेक्शंस पे भी होता है। डिमांड सेंसिटिव होता है, बिजनेस ऑपरेटिव लिंक होता है, जिससे प्रॉफिट बढ़ता है, मार्केट शेयर बनता है और ब्रांड भी बढ़ता है। आई होप आपको क्लियर है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स वही हैं, फीचर वाले आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। ये चार्ट एक बार समझ लो प्राइसिंग का, जैसे प्राइस कस्टमर आर विलिंग टू पे, वो देना चाह, कितना प्राइस वो देना चाहता है। प्राइस कॉम्पिटिटिव चार्ज, यानी कि उसका कॉम्पिटिटर कितना चार्ज कर रहा है। अदर ऑब्जेक्टिव क्या है उस बिजनेस का। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिजायर कितना है, कॉस्ट टू मेक इट, उसको बनाने में कितना पैसा लगा, उस ये सारी चीजों पे निर्भर करता है प्राइस। आई होप आपको क्लियर है। तो ये था आपका पूरा का पूरा ऑल ओवर पीडीएफ जो मैंने डिस्कशन किया, पूरा का पूरा काफी डिटेल में किया मैंने, ठीक है। तो
पूरा चर्चा किया है मैंने इसके ऊपर। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप कर देना, जो कि पेड है, 99 में ऑफर है कल तक के लिए। जिनको भी जो सब्जेक्ट चाहिए प्लीज कल तक ले लो, उसके बाद प्राइस फिर से बढ़ने वाला है, 120 रुपए होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बाय कर लेना। और ये पूरा का पूरा समाप्त हुआ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है आप लोगों के मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वट जो भी होगा वो मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।